हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग प्रगति, गुड इवनिंग पीयूषी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जगा, गुड इवनिंग अदिति, सतीश, हर्ष, गुड इवनिंग तौसीफ, वान्या, अलका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग संयम, गुड इवनिंग गीतिका, गुड इवनिंग विकास, सिमरन, मुस्फीर, माधव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग हरिओम, अंजलि, निशी, नंदनी, आकाश, तनवीर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई तुम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राम राम जी, राम राम, राम राम, राम राम भैया। क्या हाल है तुम लोगों के। इच्छा, हेलो 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 हेलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हो गया हो गया हो गया। और बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है प्रांजुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मीनाक्षी, शिवम, राजेश। क्या हाल है। आई होप तुम लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी और मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ और तुम लोगों को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। सब कुछ क्लियर है। क्लियर है सब कुछ। चलो बहुत बढ़िया। एक बार जरा पोल में जल्दी से बताओ। पोल तुम लोगों के पास आएगा, जल्दी से बताना। एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम की कहानी जो है वो कितने बच्चों को क्लियर हो गई है। एचसीएफ एलसीएम की कहानी कितने बच्चों को क्लियर हो गई है। हेलो आरोही, आयुष, सानी, शनि, गौरव, हेलो हेलो, अनु, वैष्णवी, आरुषि, राज, अनमोल, अनंत, विनय, अनुष्का। भाई देखो, जिन बच्चों का नाम लिया जाता है ध्यान रखना भाई, बहुत तेजी से चैट चलते हैं तो मैं जितनों का नाम ले पाता हूं मैं उतने का ले लेता हूं, और जिनका मिस हो जाता है थोड़ा सा तो प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है। तो हेलो जीनब, हेलो 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 हेलो, प्रियांक, हेलो प्रियांक, हेलो अभिषेक, रोशन, हेलो। हाँ भाई, तो देखो आज का जो तुम्हारा लेक्चर होने वाला है उसके बारे में तो हम बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चों को एचसीएफ एलसीएम जो है वो क्लियर हो गया, या कितने बच्चों ने होमवर्क जो है वो ट्राई किया था। हाँ जी, होमवर्क जो है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। अब किसी बच्चे ने ट्राई नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। ठीक है। ऑलरेडी पहले दोनों तीनों लेक्चर्स का होमवर्क जो है वो अपडेट हो चुका है। आज के लेक्चर का हाथों हाथ हो जाएगा, लेक्चर के बाद तुम्हें देखने को मिल जाएगा, तो होमवर्क जरूर से करना। हाँ जी। दूसरी बात ये, मुझे ये बताओ एचसीएफ एलसीएम कितने बच्चों को क्लियर है। जिन्हें नहीं क्लियर है आज की क्लास में क्लियर मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बेसिक बेसिक से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक ऐसा टॉपिक जो कि मेरे लल्लू लाल तुम्हारे लिए जरूर से जरूर कितने नंबर लाएगा भैया। देखो आज हम करने वाले हैं अपरिमेय संख्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक है। अपरिमेय संख्या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना यह तो भैया और भी ज्यादा जरूरी है। यहां से 100% सवाल आएगा तुम्हारा। ठीक है। कोई नहीं रोक सकता यहां से सवाल आने से। 100% सवाल आएगा यहां से। अपरिमेय संख्या से 110% सवाल आएगा, और जनरली यह सवाल आता है आपका या तो 2 नंबर का या 3 नंबर का। ठीक है। या तो 2 नंबर का या 3 नंबर का। ठीक है। तो आज की क्लास में तुम अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए 2 से 3 नंबर जो है वो पक्के करके जाओगे। ठीक है। मैं क्लियरली बता देता हूं, अपरिमेय संख्या ऑलरेडी हमने पढ़ लिया भाई। सागर कहां है, लाल पीला चेहरा बना रहा है? क्या हो गया, अभी तो क्लास शुरू हुई है, होते ही तुम्हारा लाल पीला चेहरा बनाना शुरू हो गया। हाँ जी। तो देखो बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि हर साल आप किसी भी बोर्ड से हो, तुम प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हो, हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। हेलो बेटा साजिया, हेलो हेलो हेलो। ठीक है। अब यार नाम वाम लेने वाली कहानी है ना, लास्ट में देखेंगे वीडियो कॉल के टाइम पे, बट अभी जो है वो टॉपिक्स पे ध्यान दो जो जरूरी है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, कुछ बेसिक डाउट थे जो बच्चों के आज की क्लास में, मुझे कल लास्ट क्लास में जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें कोई डाउट देखने को मिला नहीं। ठीक है। जो डाउट था वो यही था, शीतल का एक डाउट था कि एलसीएम समझ नहीं आया है, और अदिति का एक डाउट था कि अदित्री जायसवाल का एक डाउट था कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस किस बुक से करें। हाँ तो बेटा देखो, सबसे पहली बात, एलसीएम जिसे समझ नहीं आया भाई, तीसरा लेक्चर एक बार दोबारा देख लो, वहां से बेसिक क्लियर हो जाएगा। और आज की क्लास में जो है हम क्वेश्चन करेंगे जब एलसीएम एचसीएफ के, तो वो चीजें तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, पहली चीज। ठीक है। दूसरी बात, अदिति कौन सी बुक से क्वेश्चन करे भाई, जो बुक तुम्हारे स्कूल में चल रही है, जो बुक तुम्हारे स्कूल में चल रही है। ठीक है बेटा, सारा अगर लाइव नहीं चल रहा होता तो मैं तुम्हारे बात का जवाब कैसे देता। हाँ जी जीविका, हाँ जी, हेलो सोनिया, हेलो सोनम, एसके, कृष्णा, देव, पारी, परी,
नयन, निकी, हाँ जी। तो अब देखो जरा बुक की बात कर लेते हैं। बुक जो स्कूल में तुम्हारे में चल रही है तुम वही बुक फॉलो करो, अगर एनसीईआरटी चल रही है तो एनसीईआरटी फॉलो करो, ठीक है। और इसके अलावा अगर एनसीईआरटी के अलावा तुम्हारे पास कोई और बुक चल रही है जो तुम्हारी लोकल बुक है, जैसे कई जगह पर हो सकता है आपकी बुक चल रही हो नूतन की, हो सकता है कई जगह पर राजीव प्रकाशन की बुक चल रही हो, ठीक है, बट ये सब फॉलो एनसीईआरटी को ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप देख लो जो बुक आपके यहां लोकल बुक आपकी चल रही हो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, उस बुक को फॉलो कर सकते हो, उसके बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं डिफरेंट अलग अलग टाइप की बुक से क्वेश्चन मिक्स करके लाता हूं क्लास में, और वहां पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी होते हैं, वहां पर नूतन के और इधर उधर के क्वेश्चन भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो अपना जो बुक तुम्हारी अभी चल रही है तुम सबसे पहले उस बुक को कंप्लीट करोगे, उसके बाद तुम कोई रेफरेंस बुक या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे। समझ में आ गया गौरव मेरे भाई? समझ में आ गया? हाँ जी माधव झा समझ में आ गया? बिल्कुल। रंजीत क्लियर है? आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जरा मुझे एक बार ये बताओ, एचसीएफ एलसीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, ठीक है, वो सबको क्लियर हुआ या नहीं? जितने बच्चों को क्लियर है एक बार थम्स अप पोल में, और जिन्हें क्लियर नहीं है थम्स डाउन, ताकि मुझे पता चल जाए। मोहम्मद साकिब कह रहे हैं डाउट सॉल्व नहीं होते। भैया साकिब अगर आपका डाउट होता तो हमने देख लिया होता, ठीक है, और अगर वो पहले दूसरे लेक्चर में था तो हम चेक कर लेंगे भाई, सॉरी अगर नहीं सॉल्व हुआ तो कर देंगे, घबराने वाली बात नहीं है, हम सॉरी अगर नहीं हुआ, ठीक है। शिवम भैया क्या हो गया? एक तो ये तुम लाल लाल चेहरे जो है ना, ये क्या कहते हैं नाम लेने के लिए जो तुम लाल लाल चेहरे बना के भेज रहे हो, मैं बता रहा हूं नाम लेना बंद ही कर दूंगा मैं बिल्कुल क्लास में आके, है ना। फिर कहते रहना कि भैया का हो गया, कमल भैया का हो गया, क्यों नाम नहीं ले रहे हो। तो अगर कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया जाता तो घबराओ नहीं, अपने आप को पोल में लीडर बोर्ड में ले आओ, वहां नाम आ जाएगा, काहे घबरा रहे हो, हैं? चलो भाई बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो 90% बालकों को क्लियर है, 10% बालक भाई कहां डाउट है, हैं? कहां डाउट है? क्या डाउट क्लियर करना है तुम्हारा? कहां डाउट आ रहा है? नो प्रॉब्लम, वान्या कह रही है नो प्रॉब्लम, इच्छा का क्लियर है, शिवानी का क्लियर है, हेलो गुरुजी सब ठीक है, नयन का क्लियर है। नंदिता बेटा एक्सरसाइज में प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मैं प्रॉपर एक्सरसाइज कराऊंगा तो आप लोगों का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैं कितने बोर्ड्स की अलग अलग एक्सरसाइज कराऊंगा तुम ये भी सोचो, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें सॉल्व करने के बाद तुम बाकी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को मैं तुम्हें करा दूंगा, ठीक है ना। चलो जिन्हें क्लियर नहीं है एचसीएफ एलसीएम आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास में दो ही टॉपिक करने हैं हमें। लास्ट क्लास में जो एचसीएफ एलसीएम पढ़ा था वो समझना है, ठीक है, और दूसरा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखना है, ठीक है। तो जिन्हें क्लियर नहीं है अब बहुत ध्यान से क्लास को देखना, क्योंकि मैं एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन ही शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करें। अगर सारे बालक रेडी हैं तो एक बार फायर इमोजी दिखा दो कमेंट सेक्शन में, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलो भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? कहता है कि m और n अगर अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, m और n अगर अभाज्य संख्याएं हैं, ये n है, n स्क्वायर, ठीक है, m और n अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो m क्यूब और n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का में से क्या होगा? तो भाई तुम्हें मान लो दो संख्याएं दी हुई है, माना आपकी पहली संख्या है a जिसका मान दिया हुआ है m क्यूब n स्क्वायर, और दूसरी संख्या है b जिसका मान दिया हुआ है m स्क्वायर n स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बताना है इसका में से। में से बोले तो क्या? में से बोले तो भैया आपका HCF। तो भैया HCF क्या होता है? HCF होता है किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड का क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि ऐसे गुणनखंड जो दोनों ही संख्या में आ रहे हो उनकी सबसे कम घात यानी कि न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो जरा मुझे आंसर बताओ, देखते हैं कितने बालक बता पाते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। बताओ भाई, m क्यूब n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा HCF का? A B C या फिर D? जल्दी से बताओ
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो। HCF बताना है, LCM नहीं। सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल। तो सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि सबसे पहला ऐसा गुणनखंड जो कि दोनों संख्याओं में उपस्थित है, तो सबसे पहला ऐसा गुणनखंड है M, ठीक है, उसकी सबसे कम घात यानी कि न्यूनतम घात। तो सबसे कम घात कितनी है? इसकी है m की घात 3, यहां पर है m की घात 2, तो सबसे कम घात ये हो गई m की घात 2। अगला उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि वो गुणनखंड बेटा आराध्या, अगर पोल लेट भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, या अभिषेक पोल नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है मेरे लाल, कमेंट में तुम अपना आंसर दे दो, मैं वहां पे देख लूंगा, ठीक है। चलो तो देखो अब दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है n²। n की न्यूनतम घात यानी कि सबसे कम घात कौन सी है मेरे लाल? यहां पर अगर तुम देखोगे तो देखो भाई, यहां पर है n की घात 2, यहां पर भी है n की घात 2, कोई सा भी ले लो सेम ही घात है, तो n की घात 2। तो भैया यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? m की घात 2 गुणा n की घात 2, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया? m की घात 2 गुणा n की घात 2, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हां जी मेरे लाल, चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ। अरे भैया मयंक, आरसीबी आरसीबी आरसीबी, अभी आने दो, फाइनल आने में टाइम है, अभी केवल और केवल क्या टॉप 4 में पहुंचे हैं, जीतने तो दो भैया, हैं जीतने तो दो, सबर का ध्यान रखो थोड़ा सा, भी आन दो। अभी वहां पर टॉप 4 में केकेआर भी बैठी है, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद भी है, समझो वो भी बहुत खतरनाक खेल रहे हैं, समझ में आया? चलो चमक गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भैया, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी। 76% बालकों का सही जवाब था, ठीक है। 12% बालक जिन्होंने ए ऑप्शन दिया, मेरे लल्लू लाल तुमने एलसीएम निकाल दिया, तुमने एलसीएम निकाल दिया। अब ये जो 12 बाकी के बचे हुए जो 24% बालक हैं, ठीक है, ये जो ऑलमोस्ट 24 या 23% बालक हैं, ठीक है, ये क्या आपको समझ में आ गए है भाई? सबूजा क्लियर हो गया क्वेश्चन है? बताओ। प्रेयाशी क्लियर हो गया, चमक गया, बहुत बढ़िया। गुलशन निकल गया आंसर, बहुत सही। आशुतोष बेटा पोल नहीं आया कोई बात नहीं, बट आंसर समझ में आया या नहीं ये बताओ, ठीक है। शिवाशंकर आप सुनते ही नहीं हो बेटा। शिवाशंकर पता है क्या होता है, कमेंट जो आते हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे कमेंट जो है वो दिखते नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मुझे तुम्हारा कमेंट दिखा है तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन जब नहीं दिखता तो फिर मैं क्या करूं बताओ। चलो जी, चमक गया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आ जाओ एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं जरा। राहुल, वैभव, पवन, शिरीष, पूर्विका, रेलेश, उमर, सुहेरा, सुहायरा, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं तो, ठीक है, कोमल और शिवम, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए और 18 का लैसे 36 है, ठीक है, आपको दो संख्याओं का लैसे दिया हुआ है, ठीक है, किस किस का? ए और 18 का, यानी कि एलसीएम दिया हुआ है आपको 36, और इनका जो मैसे है वो कितना है? मैसे जो है ए और 18 का वो कितना है भैया? ये है तुम्हारा 2। तुमसे कह रहा है कि ए का मान क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है प्रतीक भैया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से निकालो क्या आएगा ऑप्शन, क्या होगा? हमें पता है दो संख्याओं का गुणनखंड, अगर मेरे पास दो संख्या हैं x और y, तो उनकी गुणनफल उनके HCF यानी कि मैसे और उनके LCM यानी कि लैसे के गुणनफल के बराबर होगा। हां जी मेरे लल्लू लाल, समझ में आया? समझ में आया? कर लोगे?
बताओ जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी। थोड़ा टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करो। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग तुक्के मारो इसमें भी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इसमें भी तुक्के मारो। प्रॉपर सॉल्व करो, आंसर बताओ। लगा दिया जाए पोल अब? हाँ जी, श्रेया जी, प्रभात जी, वंदना जी, लगा दिया जाए। माही जी, लगा दिया जाए पोल। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और अगर पोल लेट भी आ रहा है तो कमेंट में आंसर कर दो, मैं देख लूंगा। या नहीं आ रहा है तो भी कमेंट में आंसर कर दो, मैं देख लूंगा, घबराओ मत, ठीक है। नीतीश, प्रगति, आशुतोष, जीविका, नंदन, शाश्वत, सिमरन, सृष्टि, नंदिनी, हाँ, प्रियांशी, अंकित, ऋषु, हरिओम, प्रभात, मयंक तिवारी, आशी यादव, समीक्षा, दीक्षा, रत्ना, प्राची, शाश्वत, शाह आलम, शांति, प्रगति, निधि, गोमती, जीविका, आशुतोष, शाश्वत, धृति, आरोही, रोहित, काजोल, यतिश्री, समीरा, रणवीर, अभिषेक, मीनाक्षी, प्रशांत, सना। देखो जितने बच्चों के मैं नाम ले पा रहा हूं उनके ले रहा हूं, ठीक है। बाकी होगा जिनका नहीं हो पाता भाई क्षमा कर दिया करो, कभी कभी, है ना, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। चलो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें दो संख्या पता है कौन कौन सी हैं। हमारी जो दो संख्याएं हैं वो हैं a और 18, और इनका में से आपको दिया हुआ है कितना, 2 गुणा इनका ले से आपको दिया हुआ है 36, ठीक है। 18 इधर भाग में चला जाएगा तो a का मान आ गया 2 गुणा 36। ये 18 इधर गुणा में है, बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ जाएगा, भाग में आ गया। 18 से इसे भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो हमारे पास a का मान कितना निकल कर आ गया, a का मान निकल कर आ गया 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4। ये लो भैया, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि जो दूसरी संख्या होगी a वो बराबर होगी 4 के, और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। बेटा फिरदौस, ऑप्शन सी कैसे आ रहा है तेरा आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा भैया। 18 दूनी 36 होता है ये तो। प्रिया मौर्य, 70% बालकों ने सही जवाब दिया है, जबकि मैंने फॉर्मूला यहां सामने लिख दिया था। भाई कैसे कर रहे हो? अमन बेटा पोल नहीं आ रहा है तो कमेंट में आंसर लिख दे, है ना। एकता भैया सेम चीज, अगर पोल नहीं आ रहा है तो कमेंट में आंसर लिख दो प्लीज। क्लियर हो गया? ये तो आंसर तुम्हारे सामने लिखा था। साक्षी, जो डीएचए में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, बेटा कौन से वाले डीएचए के? हाँ जी रंजन, परी। चलो जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया बहुत बढ़िया। वैभव, पवन, दिव्यांश, अभिनव, पूर्विका, सुयश, ठीक है, तनवीर, निक्की, आर्यन और रक्षित। भाई जिनका ऑप्शन सी नहीं आया था बाकी सबको क्लियर हो गया। अभय क्लियर हो गया, हर्षित कुमार। बेटा आपने पहली क्लास देखी है, पहली और दूसरी क्लास देखी है? आपकी ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी हैं। तो अगर आपने वो 3 क्लास में से जो तीसरी क्लास है वो नहीं देखी है तो प्लीज देख लो। मैं तुम्हें हमेशा यही बोलता हूं कि जब भी तुम अपना अगली क्लास में आते हो तो प्लीज उससे पिछली क्लास तो एटलीस्ट देख के आ जाया करो, ताकि तुम्हें अगली क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में याद रहे, है ना। तो अगर तुमने ये देखी होती पिछली क्लास तो तुम्हें पता होता कि हमने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम अगर निकालते हैं तो हमेशा 2 धनात्मक संख्याओं की अगर मैं गुणा करूं तो वो गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। बिल्कुल बेसिक सी चीज है ये, ठीक है। और इसी फॉर्मूले का हमने यहां पर इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि मुझे 2 में से एक संख्या दे रखी थी और दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा था। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया हमने ये। बताओ क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? संदीप भैया समझ में आ गया? चलो आंचल जी लेट हो गए, कोई बात नहीं, अब तो आ गए क्लास में। चलो देखो अब ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पहला लेक्चर जो है उसके कॉन्सेप्ट भी लगेंगे और जो तीसरा लेक्चर है उसके कॉन्सेप्ट भी लगेंगे। क्या कह रहा है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, 1 मार्क में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन और बढ़िया सवाल, ठीक है, बढ़िया सवाल। शिवाशंकर भाई अगर अभी भी कोई क्वेश्चन तेरा डीएचए का समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट में डाल देना, मैं क्लास के बाद क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीएचए का वीडियो सॉल्यूशन भी उनके साथ अवेलेबल है। बट इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे।
सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, बताओ बताओ भाई कमेंट में, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब जिन बालकों को इस चीज में दिक्कत आ गई, जिन्हें यही नहीं पता कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, वो आंसर कहां से निकालेंगे, सोच के देखो। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जिन्हें वो और एक, वो संख्या खुद और एक से ज्यादा कोई और संख्या भी विभाजित करे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भैया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, ठीक है, 2। तो अब आपको सिंपल सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो निकाल दो भाई। 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, बताओ भाई। 4 और 2 का एचसीएफ, तो सिंपल सी बात है भैया, देखो 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 4 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की घात 2, और आपका 2 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 की घात 1, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना? उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। एचसीएफ सिंपल होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं? 2। 2 की न्यूनतम घात कितनी है? 2 की घात 2, 2 की घात 1, 2 की न्यूनतम घात है 1, तो 2 की घात 1 यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा? 2 आपका एचसीएफ होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का। चमका के नहीं चमका मेरे लल्लू लाल, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चश्मे की जरूरत पड़ेगी तुम्हें मेरे, हैं चमकने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ेगी या तुम्हें मेरे? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 83% बालकों का बिल्कुल सही जवाब था। ये 4 वाले जो बालक हैं ऑप्शन सी वाले, आई होप तुम लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि भैया बी आंसर क्यों आया है। चमक गया, चमक गया, हां जी चमक गया। पवन कुमार, शाख्या, वैभव, साधना, गोलू इज द बेस्ट, दिव्यांश, निक्की, अभिनव, साहिल, कोमल और पंचमी बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार, एकदम जबरदस्त। चमक गया लल्लू लाल, बहुत बढ़िया, चमक गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो भैया क्या कह रहा है, 6, 8, 22 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है। 6, 8 और 22 इसका एचसीएफ निकालो, और मतलब पहले एलसीएम जो सीक्वेंस इसने दिया उसी में ही पहले एलसीएम निकालो, फिर एचसीएफ निकालो, और उसके बाद उन दोनों का अनुपात निकाल दो। बताओ भाई क्या होगा? सुमित भैया बोर्ड के एग्जाम में गलती मत करना, यहां तो जितनी चाहे उतनी गलती कर लो, हमको कौनो दिक्कत नहीं, बस बोर्ड के एग्जाम में गलती नहीं करना। बताओ भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सालू सर पोल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं सालू भैया, कमेंट में आंसर दे दो, हैं हम वहां देख लेंगे। क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। चलो जी देखो 6 पोल लगा दिया है तुम्हारे सामने, आंसर बताओ। सब कुछ मैं बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा, आंसर बताओ। देखो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। उसके बाद 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 8 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये हो गया 2 की घात 3, ठीक है। अब उसके बाद अगला अभाज्य गुणनखंड क्या है? अगला अभाज्य गुणनखंड है 22। 22 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणा 11, 11 दूनी 22, तो 2 की घात 1 गुणा 11 की घात 1। तुम चाहो तो साइड में निकाल सकते हो, तुम चाहो तो साइड में निकाल सकते हो। बेटा बिंदु अगर आप पहले लेक्चर्स में आए हो, इससे पिछला वाला लेक्चर आपने किया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था,
ठीक है, तुम चाहो तो इन साइड में अभाज्य गुणनखंड को साइड में निकाल सकते हो, मुझे याद थे तो मैंने नॉर्मली निकाल दिया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपका सबसे पहले इसने क्या बोला है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है भैया, एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम निकलता है सभी गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। समझे? सभी गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो सबसे पहला गुणनखंड कौन सा है? सबसे पहला गुणनखंड है 2। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 1। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है भैया? 2 की घात 3। उठा के लगा दो यहां पर गुणा। इसके बाद अगली कौन सी है? अगला गुणनखंड है 3। 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है भैया? 3 खाली एक ही बार है और 3 की सबसे बड़ी घात है 3 की घात 1। चलो बहुत बढ़िया। और उसके बाद अगला गुणनखंड कौन सा है भैया? 11। 11 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 1, तो 11 की घात 1। ये लो भैया, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 1 मतलब 3 और 11 की घात 1 मतलब 11। तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, 8 तिया 24 का 4 हासिल को गया 2, 8 तिया 24 और 2 26। तो ये आ गया बच्चों एलसीएम किसका? 6, 8 और 22 का एलसीएम आ गया 264। 6, 8 और 22 का एलसीएम आ गया 264। ठीक है, अब इसके बाद आपका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है भाई? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है आपका, ध्यान से सुनना, एचसीएफ होता है आपका बेटा अंकुश, अगले वाले पोल में आपको टाइम दे दिया जाएगा अगर सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो। ठीक है, हाँ बेटा मोहम्मद साकिब, अगले वाले पोल में टाइम दे दूंगा मैं। ठीक है, टेंशन ना लो। हाँ जी, एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि ऐसा गुणनखंड जो कि हर जगह पर कॉमन हो, हर जगह पर कॉमन हो, उस गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। बेटा अजीत, यूक्लिड अभी आगे जाकर आएगा। ठीक है, यूक्लिड जो है वो 5वें लेक्चर में आएगा, 6ठे लेक्चर में आएगा। ठीक है, तो घबराओ मत, आएगा। ठीक, तो देखो भाई 2 की न्यूनतम घात कितनी है? 2 है हमारा, जो कि केवल एक लौता उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 की न्यूनतम घात कितनी है? 2 की न्यूनतम घात है 1, तो 2 की घात 1, तो एचसीएफ आ गया 2। अब आपको लेना है इन दोनों का अनुपात, तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम का मान कितना है भैया? एलसीएम का मान है आपका 264 बटे में 2, 2 से भाग करेंगे इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 132 बटे में 2। तो आपका फाइनल आंसर कितना निकल कर आ गया? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आ गया 132 अनुपात 1। ये लो भाई, तो आपका दोनों क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम निकालकर उसका अनुपात निकालने में क्या अनुपात आया भैया? 132 अनुपात 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। साकिब भैया अगर आप सोने जा रहे हैं तो हम कहें क्लास एंड करें? आपको नींद आ रही है, आप सोना चाहते हैं तो आप सो जाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के क्या पूछ लिया उसने, तुम लोग गिर के सीधा यहां आ गए। कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो कि सर टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, अगले पोल में टाइम भी दे दूंगा मैं, घबराओ मत। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, ये सबको क्लियर हो गया? वैभव, पवन, प्रिंस, इसके बाद आशु, उसके बाद आरोही, उसके बाद कार्तिक, सुयश, विकास, रेलिश बॉय और ऋषभ। हाँ जी, क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने जो है वो बहुत सिंपल है, और अगला क्वेश्चन में तो पोल है ही नहीं। अब इसके बाद पोल थोड़े से कम ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें पोल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे 2-3 नंबर का सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आता है वहां से। तो अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोल मजाक मस्ती जो थी वो अभी तक हो गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। चलो सत्यम बिंद भैया कहां है? दांत दिखा रहे हैं, क्या हो गया है? आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। चलो जी, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और तुम लोग मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। बेटा रामपाल, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है बता दो।
हाँ बताओ भाई, कह रहा है 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सकता है। यह कह रहा है कितना बड़ा कपड़ा लें हम, कितना बड़ा कपड़ा लें हम कि, ध्यान से सुनना दोबारा से क्या बोल रहा हूं मैं, कितना बड़ा कपड़ा लें हम कि वो इन तीनों मापन दंड से पूरी तरीके से मापा जा सके। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें यह समझना है कि यहां एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा। मैं जानना चाहता हूं तुम लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, बताओ क्या निकलेगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। देखो, अगर तुम्हें लगता है एचसीएफ निकलेगा तो पोल अप साइड, ठीक है, मतलब थम्स अप कर देना, और अगर तुम्हें लगता है एलसीएम निकलेगा तो थम्स डाउन कर देना, ठीक है। वैसे तो मुझे कमेंट में दिख ही रहा है ज्यादातर बच्चों को क्या लग रहा है, बट स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि एचसीएफ निकालना है तो थम्स अप, और अगर एलसीएम निकालना है तो थम्स डाउन। बताओ, देखते हैं क्या बताते हो तुम लोग। लेट्स सी। हाँ जी, आया कुछ? दिख ही रहा है ज्यादातर। प्रियांशु, पुरुषोत्तम, तहसीन रजा, नासिर खान, तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये गिने चुने 4-5 लोगों के ही नाम क्यों लिए, क्योंकि मैंने इनके थंब डाउन वाले सिंबल देख लिए, ठीक है। और जिसने भी थंब डाउन किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जिन्होंने बोला कि एलसीएम निकाला जाएगा वो बिल्कुल सही है। क्यों 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 क्यों? तुम लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि जब भी ऐसा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आए तो 2 चीजें हैं, या तो तुम ये देख लो क्योंकि कि भाई आपका किसी क्वेश्चन में न्यूनतम आ रहा है तो एलसीएम निकल जाएगा, अधिकतम आ रहा है तो महत्तम आ रहा है, या अधिकतम आ रहा है तो एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। न्यूनतम मतलब लीस्ट और अधिकतम मतलब हाईएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और लीस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हो गया, आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका हो गया एलसीएम, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने तुम्हें बोली थी, ठीक है, वो क्या है, वो क्या है? अब ध्यान से देखो भाई, तुम्हें बोला है कि कितना लंबा कपड़ा आप लोगे। इस लॉजिक को ध्यान से सुनना जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया था, कि कितना लंबा कपड़ा आप लोगे जिससे इन तीनों मापन दंड को पूरे तरीके से आप उस कपड़े को माप सको। तो आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, आपने कोई कपड़ा ले लिया 60 सेंटीमीटर का, ठीक है, आपने कोई कपड़ा ले लिया 60 सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर का आपने, आपको लग रहा है आपका आंसर छोटा आएगा, आपको लग रहा है आपका आंसर छोटा आएगा, आपने कोई कपड़ा ले लिया 60 सेंटीमीटर का, क्या आप उसे 64 सेंटीमीटर के मापन दंड से पूरा माप सकते हो? क्या आप उसे 64 सेंटीमीटर के मापन दंड से पूरा माप सकते हो? बताओ मुझे, माप सकते हो क्या? नहीं माप सकते, क्योंकि भैया आपका मापन दंड बड़ा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा एक्यूरेटली कि भैया कितना हुआ, ठीक है। चलो, तो हमें यह तो पता लग गया कि 64 सेंटीमीटर से छोटा तो ले ही नहीं सकते, छोटा तो ले ही नहीं सकते। चलो बहुत बढ़िया, हम ले लेते हैं 64 सेंटीमीटर के बराबर का कपड़ा। तो जो 64 सेंटीमीटर के बराबर का कपड़ा है, जो 64 सेंटीमीटर के बराबर का कपड़ा है, उसे तुम 64 सेंटीमीटर से तो पूरा नाप दोगे,
उसे तुम 64 सेंटीमीटर से तो पूरा पूरा नाप दोगे बड़े आराम से, लेकिन क्या इसी कपड़े को तुम 80 सेंटीमीटर के मापन दंड से पूरा पूरा माप पाओगे? क्या इसी कपड़े को, क्योंकि उसने बोला है एक ही कपड़ा है और उसे ही तीनों मापन दंड से मापना है, तो क्या इसी कपड़े को तुम 80 सेंटीमीटर के मापन दंड से पूरा पूरा माप पाओगे? नहीं माप पाओगे, नहीं माप पाओगे। अरे क्योंकि अगर तुम मापने जाओगे तो कुछ ना कुछ गलती आएगी, तो नहीं माप पाओगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसी कपड़े को क्या तुम 96 सेंटीमीटर के मापन दंड से माप पाओगे? क्या इसी कपड़े को तुम पूरा पूरा 96 सेंटीमीटर के मापन दंड से माप पाओगे? नहीं माप पाओगे। तो तुम्हारा आंसर 64 सेंटीमीटर से छोटा भी नहीं आ रहा और तुम्हारा आंसर इनमें से किसी एक संख्या के बराबर भी नहीं है, तो सीधी सी बात है आंसर इससे बड़ा आएगा। आंसर कुछ ऐसा होगा जो कि इन तीनों संख्याओं से बड़ा होगा, और जब आंसर बड़ा आता है तो हम क्या निकालते हैं भाई, बताओ? जब आंसर बड़ा आता है तो हम क्या निकालते हैं? अब तो बता दो, जब आंसर बड़ा आता है हम क्या निकालते हैं, बताओ भैया? सृष्टि, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था मुझे। देखो, पहले मैं पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को लिख के दिखा रहा हूं। पहले मापन दंड की लंबाई 64 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे मापन दंड की लंबाई कितनी है भाई? ये है हमारी 80 सेंटीमीटर। और तीसरा मापन दंड की लंबाई कितनी है? 96 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कपड़े की न्यूनतम मात्रा, कपड़े की न्यूनतम लंबाई जो कपड़े की न्यूनतम लंबाई जो तीनों मापन दंड से पूरी तरह मापी जा सकती है। ये किसके बराबर होगी भैया? ये बराबर हो जाएगी इन तीनों के एलसीएम के। और एलसीएम बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी बता दिया है, कितना? 960 आ रहा है। तो एक बार मैं भी निकाल के दिखा देता हूं एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल दो, जो आएगा उतने सेंटीमीटर न्यूनतम लंबाई होगी कपड़े की, जो कि इन सब से पूरी तरीके से मापी जा सकती है। ठीक है, तो देखो भैया, सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? 64, 80 और 96 का अभाज्य गुणनखंड चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों ने भाई पिछली क्लास नहीं देखी है, एक बार देख लो, अभाज्य गुणनखंड वहां पर समझाया गया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या आएगा? 64 को विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित करेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। 32 को विभाजित करने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 16 पूर्णतः विभाजित हो जाए 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 8 पूर्णतः विभाजित हो जाए 2, 2 चौक 8। फिर 2 दूनी 4 और लास्ट में 2 एकम 2। तो यानी कि 64 का अभाज्य गुणनखंड आ गया कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 5। बहुत बढ़िया। ठीक है, 64 के बाद अगला क्या चाहिए? 96। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? देखो भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 96 पूरा विभाजित हो रहा है, देखो ये कितना है? अच्छा, ये 2 की घात 6 है, 2 की घात 5 नहीं है, 2 की घात 6 है भाई। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16।
सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या जिससे 48 विभाजित हो जाए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 2, ठीक है, और 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। सिंपल, समझ में आ गया? समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। चलो, इसके बाद क्या है भैया? इसके बाद है आपका 80। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई? 80 का अभाज्य गुणनखंड यहां पर निकाल देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 80 विभाजित होगा 2, 40 आ गया, फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 20 आ गया, फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 10 आ गया, फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 5 आ गया, और फिर ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 1 आ गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 4 गुणा 5, तो यह आ गया 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1। तो अब अगर तुम एलसीएम निकालते हो, एलसीएम किस किस का भाई? आपका 64, 80 और 96 का। तो क्या होगा? एलसीएम होता है दिए गए गुणनखंडों में से प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो सबसे पहला गुणनखंड क्या है? 2। 2 की अधिकतम घात कितनी है भैया? 2 की अधिकतम घात 4 5 6, अधिकतम घात है 6, तो वही आ जाएगा, गुणा अगला गुणनखंड कौन सा है? 3, ठीक है, ये रहा। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 3 की अधिकतम घात 1 ही है, तो 3 की घात 1 गुणा अगला गुणनखंड कौन सा है? अगला गुणनखंड है 5। 5 की अधिकतम घात कितनी है? 1 ही है, ये लो भैया। तो देखो अपने पास कितना आ गया? 2 की घात 6, हमें पता है 2 की घात 6 बराबर है 64 के, गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 का 2 हासिल को गया 1, 3 छिंग 18 और 1 19, तो आ गया 1992, सॉरी 192 गुणा 5, 5 की गुणा करेंगे 192 में, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल को गया 1, 5 निम 45 और 1 46 का 6 हासिल को गया 4, 5 एकम 5 4 9, तो ये लो भैया, ये आ गया आपका एलसीएम, यानी कि इतने सेंटीमीटर कपड़ा जो है, 960 सेंटीमीटर का जो कपड़ा है, 960 सेंटीमीटर का जो कपड़ा है, वो 64 सेंटीमीटर से, 80 सेंटीमीटर से और 96 सेंटीमीटर से पूरा पूरा मापा जा सकता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया है सबको? जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया भैया सबको? जल्दी से बताओ। देखो 64 सेंटीमीटर से ये 15 बारी में नापा जाएगा पूरा का पूरा, 80 सेंटीमीटर से ये 12 बारी में नापा जाएगा पूरा का पूरा, और 96 सेंटीमीटर से ये 10 बारी में पूरा का पूरा माप लिया जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? चमक गया अच्छे से? तो देखो अब एचसीएफ एलसीएम की कहानी को हम रखेंगे यहीं पर साइड में, ठीक है, और अब हम शुरू करेंगे भैया एक बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक जिसका नाम है आपका क्या? ओ या ओ एवेंजर्स एंड गेम, कैप्टन अमेरिका नहीं आएगा तुम्हारा बोर्ड का पेपर लिखने, या फिर तुम्हें लग रहा हो कि भैया टोनी स्टार्क आ रहा है बोर्ड का पेपर लिखने, कि भैया ऊपर से छपवा दिया उन्होंने पूरा का पूरा पेपर, एवेंजर्स एंड गेम, तुम्हारा एंड गेम आ जाएगा बोर्ड के पेपर में, पढ़ाई कर लो। चलो आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, सॉरी अगला टॉपिक शुरू करते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफी सारी चीजें। अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा कि भैया आपकी जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, देखो हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, वो संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है, ठीक है। जिन्हें पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया प्लीज एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है, प्लीज एक बार रिपीट करके देख लेना वापस से, वो क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बट अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भावना जी स्पीड चाहिए आपको, फ्लैश बन जाएं क्या हम?
थोड़ा सा रुक जाओ यार, क्योंकि बहुत सारे बालक के बेसिक क्लियर नहीं है भावना, तो इसी चक्कर में मुझे थोड़ा नॉर्मली चलना पड़ता है। अदिति, हमारा बर्थडे आज नहीं है, हमारा बर्थडे अभी अगले साल आएगा, जा चुका है हमारा बर्थडे। तो देखो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। बेटा करण राज, आप पिछले लेक्चर में नहीं आए थे क्या, तीसरे वाले में? वहां पर मैंने एलसीएम की पूरी देखो डेफिनेशन तो नहीं, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट मैंने एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि एलसीएम होता क्या है। एक ऐसा नंबर जो दिए गए, जिनका तुम एलसीएम निकाल रहे हो, एक ऐसा नंबर जिनका तुम एलसीएम निकाल रहे हो, ठीक है, एक ऐसा नंबर जो उन नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, वो आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो मैंने वहां पर कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे समझाया हुआ एलसीएम का, बट अभी यहां पर आ जाओ। ठीक है, तो देखो, अब देखो यहां पर हमसे कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो हमने परिमेय संख्याओं के बारे में ये पढ़ा था कि वो संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जुनेद भैया काहे लाल हो रहे हो, बिल्कुल है, आ जाओ। अब यहां पर आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बात करनी है, तो वो संख्याएं जो कि परिमेय नहीं है वो सारी अपरिमेय संख्या हो जाती हैं, वो संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो सारी अपरिमेय हो जाती है। मतलब वे संख्या, ध्यान से सुनना, वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जहां p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। सिंपल। ठीक है, अब ऐसी जो भी संख्या होगी जिसे तुम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी इसमें आ जाएंगी। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल आता है √2, √3, √4। इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्यों नहीं है अभी बताऊंगा। ठीक है, √5, √6, √7, √8, सेम √9 जो है, √9 भी अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल नहीं है, क्यों नहीं है अभी बताऊंगा। ठीक है, घबराओ मत। √10, ठीक है, या फिर 0.01, 001, 0001 और ऐसे ही कहानी आगे तक चलेगी। ठीक है, या फिर एक और एग्जाम्पल है मेरे पास पाई। ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ठीक है, आपने बोल दिया √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपने अपरिमेय संख्या के लिए बोला है कि वो संख्याएं जहां पर p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, है ना। तो तुम में से किसी समझदार बालक के दिमाग में एकदम से डाउट आएगा कि सर अरे क्या कह रहे हो सर, √2 को तो हम √2 बटे 1 लिख सकते हैं ना, तो ये तो परिमेय संख्या हुई। लेकिन मेरे लाल, परिमेय संख्या के लिए क्या बोला जाता है कि आपका p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहां पर आपका q जो है, जो हर है, वो है 1, जो कि एक पूर्णांक है, लेकिन जो √2 है, क्या वो पूर्णांक है? √2 तो कोई पूर्णांक नहीं होता, √2 तो कोई पूर्णांक नहीं होता। तो इसीलिए मेरे लल्लू लाल, आपका √2 जो है उसे आप √2 बटे 1 भी लिख दोगे, तब भी क्या होगा, तब भी वो किस पर आ जाएगा भैया, वो आपका परिमेय संख्या नहीं बनेगा। समझ में आ गया? सार्थक पाल, आपको हमारी शादी से क्या मतलब मेरे लाल? बेटा √1 जो है, √1 के बारे में बताता हूं। √1 को आप रूट से बाहर निकालोगे तो वो 1 ही बन जाता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो इसी वजह से वो हल होने के बाद √1 जो है वो 1 के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए मेरे लल्लू लाल, आपका 1 जो है वो परिमेय संख्या बनता है। बेटा रामपाल गौतम, √6 परिमेय संख्या नहीं है, √6 अपरिमेय संख्या ही के अंदर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि तुम उसे हल करके बाहर नहीं निकाल सकते हो। बेटा सुधांशु, काहे गरम हो रहे हो, काहे एंग्री हो रहे हो, का हो गया भैया, का हो गया?
काहे परेशान हो, हैं काहे परेशान हो, फिर से समझा दीजिए। समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। आ जाओ, देखो हमने परिमेय संख्या पढ़ी थी कि वो सारी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्या बोला गया था कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ये पढ़ा था। ठीक है, अब होता क्या है कि भैया ऐसी जो भी संख्या है जो अब परिमेय संख्या नहीं है, ऐसी जो भी संख्या है जो अब परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, वो सारी की सारी बन गई अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन भी वैसी कर दी, क्या, परिमेय संख्याओं की उल्टी। ठीक है, क्या बोला गया कि भैया आपका वो संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, परिमेय कौन सी थी जो लिखी जा सकती थी, अपरिमेय कौन सी है जो नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए भैया आपका परिमेय अपरिमेय संख्या वो हो गई जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जहां पर ये दोनों पूर्णांक हो। ठीक है, जहां पर ये दोनों पूर्णांक हो। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। आशुतोष उड़ानियन, समझ में आया मेरे लाल। अब देखो एक बहुत कॉमन डाउट है तुम लोगों का कि सर आपने पाई को लिख दिया परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत, जबकि पाई तो बराबर होता है 22/7 के। ये लाल चेहरे वालों का नाम तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। ठीक है, लगे रहो। ठीक, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, टॉपिक पढ़ा रहा हूं, वो नहीं देख रहे हो, बस इधर उधर की चीजों में लगे हुए हो। बेटा √0 भी हल होने के बाद 0 बन जाता है और 0 एक परिमेय संख्या है, तो उन दोनों को साइड में रखो। √0 और √1 नहीं आएगा, अगर आता तो वो मैंने यहां लिख दिया होता पहले ही। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। क्या, देखो भाई, अब √4 या √9 को मैंने क्यों स्क्वायर रूट से बाहर रखा, मतलब मैंने क्यों इन्हें परिमेय संख्याओं के अंदर नहीं रखा, मैंने क्यों इन्हें परिमेय संख्याओं के अंदर नहीं रखा, रीजन देखो। √4 4 होता है आपका 2 का पूर्ण वर्ग, वर्ग से वर्गमूल हट गया, आपके पास आ गया 2, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या। तो √4 को जब तुम हल करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा आपका परिमेय संख्या। सेम √9 को जब तुम हल करोगे तो 9 होता है 3 का पूर्ण वर्ग, वर्ग से वर्गमूल हट गया, आपके पास आ गया 3। √9 भी हल होने के बाद बन गया परिमेय संख्या। तो इसी वजह से √9 को भी हम परिमेय संख्या नहीं बोले, क्या अपरिमेय संख्या नहीं बोलते। तो साफ साफ यह बोला जाता है कि देखो आपकी कोई भी ऐसी संख्या जो कि रूट के अंदर धनात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है, वो सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। यह आपने क्लास 9th में पढ़ लिया था। रूट के अंदर वो सारी धनात्मक संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, वो सब अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, वो सब अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। अब पूर्ण वर्ग कौन से हैं, पूर्ण वर्ग है जैसे तुम्हारा 2 का वर्ग हो गया 4, ठीक है, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया 25, ठीक है, 6 का वर्ग हो गया 36, 7 का हो गया 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। तो इस तरीके के जो पूर्ण वर्ग हैं, अगर इनमें से कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है, इनमें से कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर आ रहा है, ठीक है, मान लो √25 आ गया, तो √25 हल होने के बाद क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, √25 हल होने के बाद क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। तो अगर रूट के अंदर इस प्रकार की कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, ठीक है, तो वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। तो इसीलिए साफ साफ बोला गया कि रूट के अंदर धनात्मक संख्या हो जो पूर्ण वर्ग ना हो, तभी वो अपरिमेय संख्याएं बनेंगी। पहली चीज। दूसरी चीज भैया, एक और डाउट कि सर रूट के अंदर अगर -9 आ जाए तो, रूट के अंदर अगर -9 आ जाए तो मेरे लल्लू लाल अभी जो है तुमने ये चीज नहीं पढ़नी है।
रूट के अंदर माइनस की संख्याएं तुम्हें अभी नहीं पढ़नी है, ये अपरिमेय संख्याएं नहीं है। रूट के अंदर माइनस की संख्याएं अभी तुम्हें नहीं पढ़नी है, ये संख्याएं होती हैं काल्पनिक संख्याएं, जिनके बारे में तुम जाकर 11th क्लास में पढ़ोगे। रूट के अंदर अभी माइनस नहीं आएगा, ठीक है। रूट के बाहर अगर माइनस है, फॉर एग्जाम्पल रूट के बाहर अगर माइनस है, मान लो माइनस के रूट 2 है, ठीक है, या माइनस के रूट 1.5 है, या माइनस के रूट 1/2 है, ठीक है, तो ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। रूट के बाहर अगर माइनस है तो वो चल जाएगा, वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन रूट के अंदर माइनस ना जीना, ना जीना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये बेसिक क्लियर हो गया, ये बेसिक क्लियर हो गया, ये बेसिक क्लियर हो गया। बेटा ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना मेरे लल्लू लाल, ये क्लास 9वीं का है, कक्षा 9 का है, 10 का तो अभी टॉपिक भी शुरू नहीं किया। बेटा रूट के अंदर 0.9 भी आपकी अपरिमेय ही है, ठीक है। अब देखो इसके बाद ध्यान से देखो, आपका जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती का, अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। दशमलव प्रसार मतलब दशमलव के बाद, हल करने के बाद दशमलव के बाद वो संख्या कहां तक जाती है। जैसे कि √2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है 1.412 और इसी तरीके से कहानी आगे तक चलती रहती है, ठीक है। मुझे देखने दो जरा, मतलब दशमलव के बाद अशांत आवर्ती का जो दशमलव प्रसार होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि देखो आपका 4-1-4-2-1, ठीक है, 3-5-6, 2-3 और ये कहानी आगे तक चलती जा रही है। ऐसे ही √3 का अगर तुम दशमलव प्रसार निकालोगे तो वो होता है तुम्हारा 1.73205080 और ये कहानी भी ऐसी आगे तक चलती रहती है। अशांत अनावर्ती के दशमलव प्रसार के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार। देखो भाई मैं बताता हूं, अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार होता है ऐसा दशमलव प्रसार जो कि कभी खत्म ना हो। जैसे कि तुम यहां पर डैश 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 देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि यह दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा है, अशांत है, ठीक है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है, चलता ही जा रहा है, ठीक है, क्या है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। और दूसरा, यहां पर किसी भी अंक की आवृत्ति दशमलव के बाद नहीं हो रही है, ठीक है, यहां पर किसी भी दशमलव की आवृत्ति आपका किसके बाद नहीं हो रही है, दशमलव के बाद, ठीक है। अब ऐसे केस को हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार, जो कि अपरिमेय संख्याओं का होता है। तो ध्यान रखना, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार मेरे लल्लू लाल अशांत अनावर्ती का होता है। बेटा अलका 0.222222 जो है ये अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार होता है, जो कि आपका परिमेय संख्याओं का। ये अभी आगे जब हम परिमेय संख्या वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो यू आर बोरिंग, प्लीज डू अ जोक। बेटा अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ना, अगर मैंने ये नहीं कराया ढंग से या तुमने ये टॉपिक नहीं समझा ढंग से तो मेरा जोक मारू ना मारू, पेपर तुम्हारा जोक बना देगा जरूर से, क्योंकि टॉपिक आएगा जरूर, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बेटा निशु तुम्हें तो 9th का याद है, बहुत सारे बालकों को अभी यही डाउट है कि भैया शांत दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, ठीक है, इसे कैसे निकालेंगे। बेटा आशी अभी तुम्हें √2 या √3 का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन ना लो, तुम्हें अभी √2 √3 का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस इस चीज पे ध्यान दो कि √2 √3 या जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, आपका अशांत अनावर्ती का होता है। इसीलिए पाई जो है उसका मान होता है 3.14 और जी पूरा 7 1 3 2 ऐसे ही चलता रहता है, 1 4 1 5 9, ठीक है, और क्या है 2 6 5 3 2 6 5 3 5 9
और इसी तरीके से ये कहानी आगे तक चलती रहती है। तो आपका 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 जो पाई है उसका दशमलव प्रसार भी अशांत अनावर्ती का होता है। ठीक है, उसका दशमलव प्रसार भी अशांत अनावर्ती का होता है, इसीलिए पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को यहां पर यह डाउट होता है कि सर अगर पाई अपरिमेय संख्या है तो हम तो पाई का मान 22/7 लेते हैं, और आप कह रहे हो कि पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वो p/q के रूप में है, जहां पर p यानी कि 22 भी पूर्णांक है, q यानी कि 7 भी पूर्णांक है, और 7 बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब ये 22/7 क्या हो गया? 22/7 तो परिमेय संख्या हो गई। और सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर हो जाए? ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? ऐसा कैसे हो जाएगा सर? ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो भैया ध्यान रखना, पाई का असली मान 22/7 नहीं होता, याद रखना, या पाई का असली मान 3.14 नहीं होता। ठीक है, पाई का असली मान 3.14 या फिर 22/7 नहीं होता, क्योंकि पाई का मान इतना बड़ा हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं ले सकते। पाई का असली मान जो है वो इतना बड़ा है और उसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं ले सकते, इसीलिए पाई का निकटतम मान लेते हैं हम 22/7। तो जो 22/7 है वो क्या है? 22/7 जो है वो पाई का निकटतम मान है। ठीक है, मतलब एक ऐसा मान जो कि पाई के मान के सबसे पास पड़ता है, और हम इसे इसलिए ले लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, तो जिन बालकों का डाउट था कि पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो पाई अपरिमेय है, और 22/7 परिमेय है या अपरिमेय, तो 22/7 परिमेय संख्या है। बट ये दोनों आपस में बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि ये असलियत में बराबर नहीं है, ये केवल हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निकटतम मान के रूप में लेते हैं। ठीक है, निकटतम मान के रूप में लेते हैं। समझ में आया? समझ में आया? ये क्लियर हुआ भाई सबको? चलो भाई, हाँ बेटा मानसवी, कोई बात नहीं मेरे लाल, मैं बोरिंग हूं, कोई बात नहीं, चलेगा। पर जब टॉपिक इंपॉर्टेंट चल रहा होगा तो मैं किसी एक बालक को जोक सुनाने के चक्कर में बाकी बालकों का नुकसान नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसमें से बहुत सारे बालक ऐसे हैं जिनके पास घर पे ठीक ठाक पैसे भी नहीं थे, और उन्होंने फिर भी ये बैच लिया है ताकि वो पढ़ के अपने बोर्ड्स में थोड़े अच्छे मार्क्स ला सकें और अपने घर वालों का थोड़ा नाम रोशन कर सकें। ठीक है, तो अगर वो बच्चे यहां पर हैं तो मैं उन बच्चों के पैसे तो खराब नहीं जाने दूंगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू मैं खुद जानता हूं। ठीक है, सो सॉरी ब्रो। अब एक बहुत बेसिक सी चीज मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज मैं तुम लोगों को समझाने जा रहा हूं। बेटा -√4, तो √4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेगा 2 बन जाएगा, तो -√4 बन गया -2। -2 क्या है? परिमेय संख्या, बात खत्म। ठीक है, अब देखो एक बहुत जरूरी चीज, क्या? देखो भाई, जब आप दो परिमेय संख्याओं को, ध्यान से सुनना, यह पॉइंट याद रखना, जब आप दो परिमेय संख्याओं को, मैं यहां पर एग्जाम्पल नहीं दूंगा, तुम अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लेना। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को आपस में, देखो ध्यान से देखो, जब आप दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो या भाग करते हो, ठीक है, बस बटे वाली परिमेय संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, बस बटे वाली परिमेय संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, याद रखना इस चीज को। लेकिन इसके अलावा जब आप दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो या भाग करते हो, हमेशा किस प्रकार की संख्या निकल कर आती है?
हमेशा एक परिमेय संख्या ही निकल कर आएगी। तुम एग्जाम्पल करके देख सकते हो, तुम 1/2 की गुणा 2 में कर लो, तुम 5/7 की गुणा 4 में कर लो, ठीक है, तुम 9/2 की गुणा 2/11 में कर लो, हमेशा एक परिमेय संख्या ही निकलकर आएगी। जब आप एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो या भाग करते हो, ठीक है, तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही निकलकर आएगी। दूसरा पॉइंट क्या, कि अगर आप एक अपरिमेय संख्या, ये सब क्लास 9th के कॉन्सेप्ट है, एक अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हो, घटाते हो, ठीक है, और गुणा करते हो या भाग करते हो, इन दोनों के केस में 0 को छोड़कर। वैसे तो यहां तो ठीक ही है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो या भाग करते हो, दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में आप जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो या भाग करते हो, तो हमेशा याद रखना कि वो परिमेय या अपरिमेय किसी भी प्रकार की संख्या दे सकता है, ठीक है, वो परिमेय या अपरिमेय किसी भी प्रकार की संख्या दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज का मैं एग्जाम्पल दे देता हूं तुम्हें, ठीक है, कि तुमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लो तुमने √2 माइनस के √2 को √2 से जोड़ा, माइनस के √2 को √2 से जोड़ा, क्या आएगा भाई, माइनस के √2 को √2 से जोड़ा, 0 आ गया, ठीक है, और अगर तुम वहीं पर 2 प्लस √2 को जोड़ देते हो, किससे, 2 √2 से, तो क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 2 √2 और √2 3 √2। तो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए आपका जब आप दो अपरिमेय संख्याओं की आपस में जोड़, घटा, गुणा या भाग करते हो, ठीक है, तो वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है, वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, क्लियर है सबको ये। चलो अब अगला जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो ये है, देखो भाई, कि अगर आपने एक परिमेय संख्या ली और एक अपरिमेय संख्या ली और इन्हें आपस में जोड़ा, घटाया, गुणा किया या भाग किया। अब गुणा और भाग के केस में यहां पर चीजें बदल जाती हैं, क्या, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर। देखो भाई, आपने क्या करा, एक परिमेय संख्या ली, एक अपरिमेय संख्या ली, ठीक है, अब इन्हें आपस में जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही निकलकर आएगी। क्या आएगी भाई, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही निकलकर आएगी। केवल दो केसेस को छोड़कर, वो क्या मेरे लाल, कि भैया आपका गुणा और भाग में अगर आपने 0 ले लिया, परिमेय संख्या की जगह अगर आपने 0 ले लिया, तो क्या होगा भैया, 0 की गुणा किसी भी संख्या में करो, 0 ही आ जाता है, तो वो परिमेय संख्या बन गई। और 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग दो तो भी वो 0 ही बन जाता है, ठीक है बेटा। √2 प्लस √2 क्या है, √2 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, दोनों को आपस में जोड़ भी दोगे तो भी क्या बन रहा है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो तो अब देखो ये सबको क्लियर है। एग्जाम्पल देखो भाई, आपने क्या करा, आपने 2 लिया और √2 में जोड़ा, तो क्या बना, 2 प्लस √2, तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप परिमेय संख्या को 0 ले लोगे, ठीक है, तुम 0 प्लस √2 करो,
तो वो √2 आएगा, अपरिमेय बनेगा। लेकिन गुणा और भाग के केस में अगर तुमने 0 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा 0/3 + √2, तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करो वो हमेशा 0 बन जाएगा, तो परिमेय संख्या आ गई। समझ रहे हो? 0 की गुणा तुम करोगे किसी भी अपरिमेय संख्या में, वो भी 0 बन जाएगा। तो ये चीज समझो कि 0 को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या ले लो तुम, गुणा और भाग के केस में भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की गुणा और भाग करने पर 0 को छोड़कर बाकी सारी संख्याओं के लिए अपरिमेय संख्या ही निकल कर आती है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई? क्लियर हुई? और अब अगर मैं तुम्हें यह बोलूं कि ये जो मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया है अभी तक का, ये केवल और केवल 9th क्लास के कॉन्सेप्ट थे। 1/0 का मान क्या होगा मेरे लाल? अगर तूने दूसरी क्लास देखी होती तो तुझे पता होता कि 1/0 का मान क्या होगा। सॉरी, मैं नाम देखना भूल गया। वैसे 1/0 का मान मैंने हमेशा यही बताया कि अगर बटे में 0 आ जाता है तो मान अपरिभाषित हो जाता है ना? चलो जी, अब आगे के कॉन्सेप्ट के लिए वैसे तो टाइम बचा ही नहीं है, ऑलरेडी 45 हो ही चुके हैं। बट देखो, अब कल की क्लास में हमें ये वाले टॉपिक करने हैं। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन आज नहीं करूंगा, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, ठीक है। इसके अलावा ये सारी संख्याएं, चलो ये तो तुम अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अभी भी करेंगे। देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना। क्या? कि अगर, वैसे तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास में भी रिवाइज कराऊंगा, बट तुम एक बार यहां पर भी समझ लो। क्या? कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां पर a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मतलब अगर कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, मान लो एक अभाज्य संख्या ले ली मैंने 5, तो 5 अगर किसी संख्या, मान लो x है कोई संख्या, ठीक है, तो अगर 5 जो है वो x के स्क्वायर को पूरा विभाजित कर रहा है, ठीक है, ये कोई भी आपको मान लो दे रहा है, कोई भी संख्या निकाल के दे रहा है, ठीक है, 5 जो है अगर वो x के स्क्वायर को पूरा विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस प्रमेय के अनुसार 5 यानी कि जो ये अभाज्य संख्या है ये x को भी पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है बेटा। प्रतीक्षा क्लास अभी खत्म कर रहे हैं, बट तुम लोगों के बेसिक से कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तुम लोगों के। पूर्वा धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो कॉल करेंगे अभी थोड़ी देर में, बस आ जाओ, पहले कुछ क्वेश्चन के जवाब दो। बताओ भाई, ये किस प्रकार की संख्या है? 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है? बताओ, तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है? इसके बाद डाउट चेक करते हैं तुम लोगों के। बताओ भाई, 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है? जीविका, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। निकी, बहुत सही। अभी करते हैं बेटा वीडियो कॉल। बताओ, 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3 क्या है? परिमेय संख्या है ना, 3 है परिमेय संख्या। और माइनस के √3, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है क्या निकल कर आता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो क्या निकल कर आता है? अपरिमेय संख्या। तो सीधी सी बात है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? बहुत बेसिक सा सवाल था ये। क्लियर है सबको ये? चलो, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। %88 बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आई होप बाकी के 12% को भी समझ में आ गया होगा कि क्यों ऑप्शन बी क्लियर हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं जरा एक बार। श्रेयश, शिवम, पवन, दिव्यांश, साहिल, सोनू, सोनम, सनी, विकास, सूरज, बहुत बढ़िया भाई। ग्रेनिंजा कौन है भाई यहां पर पोकेमोन का फैन? सोनू भाई, क्या हाल है? मुझे भी पोकेमोन पसंद है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है √3 / √12 किस प्रकार की संख्या है? ध्यान रखना,
ऊपर वाली संख्या भी अपरिमेय है, नीचे वाली संख्या भी अपरिमेय है। जब दो अपरिमेय संख्याओं को विभाजित करते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं या जोड़ते हैं तो क्या आता है? दोनों को आपस में गुणा भाग घटा जोड़ करने पर परिमेय और अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। तो इसे सॉल्व करना पहले, उसके बाद आंसर बताओ क्या आएगा, परिमेय या अपरिमेय। आराध्या अननोन, सोच लो अच्छे से, तब बताना क्या आएगा। देखो हमें पता है, अगर कहीं क्लास 9th में पढ़ा है, अगर कहीं लिखा है रूट ए बटे रूट बी तो उसे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर ए बटे बी। ठीक है, क्योंकि दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं के केस में क्या होता है भैया, अपरिमेय संख्याओं के केस में होता है कि भैया ये तो हल हो जाती हैं। ठीक है, मतलब वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी दे सकते हैं। तो इसे अगर हम लिखेंगे रूट 3 बटे रूट 4 को रूट 3 बटे 12। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, ऑलमोस्ट सॉल्यूशन ही तुम्हारे सामने है पूरा का पूरा। देखो इसे हल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यह आ गया रूट के अंदर 1/4। अब 1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 1 आ गया, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 2 आ गया। तो रूट 3 बटे रूट 12 को अगर मैंने हल किया तो वो बन गया 1/2। तो अब 1/2 अपरिमेय संख्या नहीं है, 1/2 पूर्णांक भी नहीं है, 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। आरोही, पूजा, नंदनी, मनीष, आकाश, गोमती, अनुभव, हिमांशु, आशुतोष, सौरभ गलत आंसर है भाई, तुषार, प्रशांत, अंबर मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। सौरभ गलत आंसर है, सौरभ मौर्य बेटा, बी नहीं, ए आंसर होगा। मुस्कान, दीप्ति, देवेश, काजल, अभय, बहुत बढ़िया भाई। चलो देखो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो केवल 64% वाला की सही जवाब, मैं वही बोल रहा हूं ना, तुम्हें हल्का सा क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे दिया जाए तो तुम घबरा जाते हो। बेटा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, उसने बस तुम्हें हल्का सा घुमा के दिया क्वेश्चन, तुम घबरा गए हैं। कैसे काम चलेगा ऐसे, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ मुझे। चलो ये तो मैंने तुम्हें बताया भी है। ये बताओ रूट 4 किस प्रकार की संख्या है, रूट 4 किस प्रकार की संख्या है, तो बच्चों वाला सवाल है, ये तो मैंने बताया भी है। बताओ रूट 4 किस प्रकार की संख्या है। सीधी सी बात है, रूट 4 हल होने के बाद क्या बन जाता है, रूट 4 हल होने के बाद बन जाता है आपका 2 का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 2। 2 कैसी संख्या है, 2 है एक परिमेय संख्या। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी बालक ने इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया तो मैं यही बोलूंगा कि मेरे लाल जाके क्लास को दोबारा से देख ले, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम करा ही चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 86% बालकों का सही जवाब है। बाकी भाई मेरे लाल एक बार जाके देख, ये चीज तो लिखवाई भी थी। कहां गया अपरिमेय संख्या, कहां गई भाई, कहां गई कहां गई कहां गई अपरिमेय संख्या, ये रही, लिखवाई भी थी बड़े बड़े अक्षरों में कि रूट 4 को हल करोगे 2 बनेगा जो कि परिमेय संख्या है, लिखवाया भी था ये तो मैंने। चलो भाई, तो अब देखो आज की क्लास में तो ये हो नहीं पाया है, बट जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए पहले से ही तुम्हें स्पॉइलर दे दे रहा हूं मैं क्या होने वाला है। अगली क्लास में जो ये अपरिमेय संख्याएं हमने पढ़ी हैं आज की क्लास में, ठीक है, इन्हें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। जैसे रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ठीक है, आपका रूट 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ठीक है, 3 + 2 रूट 5 ऐसी संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना, ये सब हम जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आ जाओ भाई। ठीक, लीडर बोर्ड दिखाते हैं, उसके बाद तुम्हें वीडियो कॉल करते हैं। वैभव, गंगवार, पवन, सुयश, राहुल, मोहम्मद फरहान, प्रिंस, अनन्या, प्रकाश, उमर और अभिनव, बहुत बढ़िया भाई। तो टॉप पे है पवन, सुयश, फिर है साधना, फिर मोहम्मद, आशुतोष, मोहम्मद फरहान, फिर आशुतोष, फिर अभिनव, फिर प्रकाश, फिर विकास, फिर सूरज और फिर प्रशांत। ये टॉप 10 बालक हैं आज की क्लास के, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जिन बालकों ने सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दिए थे बहुत बड़े, और जिन्होंने नहीं दिए थे बेटा एक बार क्वेश्चंस को दोबारा देख लेना क्लास में। आज की क्लास में तो बहुत बेसिक क्वेश्चन करे हमने, मतलब HCF LCM के क्वेश्चन अच्छे करे थे, बाकी तो बहुत बेसिक थे, बट देख लेना जरूर से, ठीक है। आ जाओ एक बार जरा तुम लोगों की वीडियो कॉल की इच्छा भी पूरी कर ले। कर ले भाई वीडियो कॉल की इच्छा भी पूरी, आ जाओ भाई।
चलो, कौन कौन आ सकता है? लगाओ भाई। अनुभव, अंजलि, भूमिका, सृष्टि, आदित्य, उदय, रिया, आयुष, अलका। चलो, 9 बच्चों के लिए ट्राई करा है श्रीकांत, 10 के लिए ट्राई करा है। 10 में से जितने आ पाएंगे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं जरा कितने बच्चे आ पाते हैं। इधर से ज्वाइन नहीं होंगे क्या? इधर से ज्वाइन नहीं होंगे क्या? ठीक है, आ जाओ भाई। आवाज कम हो गया है सर आपका। बेटा वो इसलिए हुआ है क्योंकि वीडियो कॉल की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज कम हुआ है। और कोई है भाई? तुम लोगों के नेटवर्क में इशू है क्या? मतलब तुम लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो? अब तो सबको ही भेज दिया मैंने, कोई तो आओ। ये लो भाई, सबको भेज दिया तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट। कोई तो एक्सेप्ट करेगा? सर मैं भी अबे सबको भेज दिया है, कोई तो एक्सेप्ट करो। मैंने तो सबको भेज ही दिया तुम्हारे सामने, जितने लोग थे सबको भेज दिया। तौसीफ रह गया था, उसे भी भेज दिया। और बताओ। प्रियांशु, हेलो प्रियांशु। हेलो HA। भाई बस HA ही लिखा हुआ है। हेलो हेलो हेलो। भाई तुम लोगों के नेटवर्क में इशू है, क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही है मेरी, या फिर आवाज आ रही है मेरी साफ? हेलो MD, हेलो 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 हेलो। आवाज क्यों नहीं आ रही है तुम लोगों की? हेलो हेलो हेलो। हेलो, किसकी आवाज आई है भाई? ये प्रियांशु या HA या फिर MD? भाई एक तो नाम लिख लिया करो। MD सर। अच्छा, क्या नाम है भाई? MD तौसीफ। हेलो तौसीफ, हेलो हेलो हेलो। सर दोबारा क्लास कहाँ देख सकते हैं? दोबारा क्लास कहाँ देख सकते हो? दोबारा क्लास जो तुम्हारा ऑल क्लास वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें हाँ। जाकर तुम हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस वहां पे देख सकते हो। जैसे मैथ्स की क्लास देखनी है तो मैथ्स पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद वहां पर तुम्हारा चैप्टर का नाम आ जाएगा, वास्तविक संख्या, उस पर क्लिक करना। बाकी के जो तीनों लेक्चर्स है वो वहां पर पड़े होंगे, और अभी वाला लेक्चर भी खत्म होने के बाद वहीं पे पहुंच जाएगा। सर बस 7 मई तक का वीडियो है सर। 7 मई? आज क्या तारीख है? आज तो 22 है। नहीं नहीं, 7 मई तक का वीडियो नहीं होगा। 7 मई तो कोर्स भी स्टार्ट नहीं हुआ था, 7 मई तक का कैसे वीडियो आ जाएगा? सर 7 मई को स्टार्ट हुआ था ना पहली बार, तो उसका था। 7 को नहीं हुआ था बेटा, 13 को हुआ था। तो मैं बता दे रहा हूँ, एक काम करना, मैं बता देता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, पहले आपका नाम क्या है? नाम तो बता दो। हंसिका। हंशिका, हेलो हंशिका। पहली बात तो तुम्हारे वीडियो चल नहीं रहे या फिर तुमने बंद कर रखे हैं? सर बंद कर रखे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सुनो, मैं बता रहा हूँ। एक बार अपना बैच खोलना, ठीक है। बैच खोलने के बाद जब आप बैच खोलोगे तो वहां पे ऑल क्लासेस पे जाना, ठीक है। ऑल क्लासेस में मैथ्स के सब्जेक्ट में जाना, फिर वास्तविक संख्या, तुम्हारे चैप्टर का नाम आएगा, वहां पर जाना। और अब तुम्हें वहां पे सारे चैप्टर देखने को, तुम्हारे सारे के सारे वो देखने को मिल जाएंगे क्लासेस। एक बार ये प्रोसीजर करके देखो, नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इस बारे में, ठीक है अंशिका? ओके सर, थैंक यू। ओके। सर सर हाँ भाई, हाँ भाई तौसीफ। सर पोल लेट से आ रहा है, यही डाउट था एक। पोल लेट से आ रहा है यार, देखो इसके रिगार्डिंग है ना, क्योंकि ये केवल इस बैच में नहीं, ये 1-2 बैचेस में और चल रही है वाली प्रॉब्लम। ठीक है, कि पोल कुछ लोगों के पास लेट से पहुंच रहा है और कुछ के पास बिल्कुल टाइम से पहुंच रहा है। तुम कमेंट में देखोगे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास जल्दी आ जा रहा है पोल। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बात चल रही है। ठीक है, तो जितनी जल्दी इंप्रूव हो पाएगा मैं करवा के, ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट हाँ, अभी अगर पोल नहीं आ पाता है तो मैं तुमसे भी और बाकी लोगों से भी यही बोलूंगा कि प्लीज अगर आपके पास पोल नहीं आ पाता है तो आप कमेंट में आंसर कर दिया करो, मैं वहां पे देख लेता हूँ। ठीक है, आई होप तौसीफ ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है तुम्हारी? हंशिका, तौसीफ, प्रियांशु, पढ़ाई वगैरह में कोई दिक्कत? नहीं सर।
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर। चलो, वैसे कौन कौन से बोर्ड से हो आप दोनों? बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, तो समझ में नहीं आएगा। बिहार बोर्ड से। आप बिहार बोर्ड से हो अंशिका, और तौसीफ आप? बिहार बोर्ड से। आप भी बिहार बोर्ड से हो। सही है भाई, तुम लोगों के अभी लेक्चर आने वाला है वो वाला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला। तो अगर तुम बिहार बोर्ड वालों को ये लग रहा होगा कि भैया हमारा टॉपिक जो है वो कवर नहीं होंगे, नहीं नहीं होंगे, घबराओ मत। तुम्हारे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री कह रहा हूँ, सॉरी, यूक्लिड डिवीजन लेमा और तुम्हारा यूक्लिड एल्गोरिथम, दोनों ही चीजें आने वाली हैं, वो भी हम कवर करेंगे, टेंशन ना लो। जी ठीक है, सर, थोड़ा चलो बनाए हैं। आप लोग अगर आपके कोई डाउट नहीं है तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है, बाकी लोग भी आ जाएंगे फिर, ठीक है। थैंक ओके यू सर, थैंक यू सो मच। ओके अंशिका, ओके तौसीफ, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सो मच। प्रियांशु भाई, तुम्हारा भी कोई डाउट है? अरे यार, तुम लोगों के पता नहीं नेटवर्क में इशू है कि तुम लोगों को कॉल नहीं जा रहे हैं, कैसे? आधे बालक कह रहे हैं कॉल नहीं आ रहे हैं सर। चलो फिर, अब जब तुम लोग नहीं उठा रहे हो कॉल, हम तो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग कॉल ही नहीं उठा रहे हो। एक सेकंड रुको, एक दो को इधर से कॉल कर सकते हो आप, प्रियांशु वगैरह को, प्रियांशु, रिद्धि। बस देखो यार, एक दो के पास अगर अभी भी कॉल आया हो तो ठीक है, अगर अभी भी नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे, ठीक है। वीडियो ऑन होने का ऑप्शन आया हो तो प्लीज, ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते हैं, ठीक है। जिनके पास नहीं आया घबराओ मत, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आ जाएगा। ऐसे एकदम से शुरू हो जाता है, नहीं आया, कॉल नहीं आया, कॉल नहीं आया, अबे रुक जाओ, टेक्निकल चीज है, टाइम भी लगता है, नेटवर्क इशू भी हो सकता है तुम्हारी तरफ से हो सकता है मेरी तरफ से हो, है, रुक जाया करो। गाड़ी भगाने लगते हैं बिल्कुल एकदम। चलो भाई, तो कॉल तो नहीं जा पा रहे हैं, तो जिनसे हो गई वीडियो कॉल अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुई पूरा साल पड़ा है, कर लेंगे भाई, घबराओ नहीं, पूरे साल ना तो तुम कहीं जा रहे हो ना मैं कहीं जा रहा हूं, मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो, ठीक है, कर लेंगे आराम से, घबराओ मत। बाकी मैं तुमसे मिलता हूं अब सीधा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो पढ़ाया है आज रिविजन कर लेना उसका, ठीक है, नहीं तो फिर अगर अगली क्लास में आके तुमने कहा कि सर अपरिमेय संख्या याद नहीं आ रही है, या फिर मुझे ये नहीं पता कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो चुपचाप रिवीजन करके आना। एक बालक कह रहा डाउट चेक कर लो, लाओ डाउट भी दिखाओ, तुम्हारे क्या डाउट है? सर मुझे भी आरोही, सर मुझे एलसीएम समझ नहीं आया, उज्मा अख्तर। बेटा प्लीज अपना बैकलॉग क्लियर करो, लास्ट लेक्चर जो है, तीसरा लेक्चर है, वो एक बार जरूर देखना, और उसके बाद चौथे लेक्चर के जो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना। अगर फिर भी नहीं होता है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना उज्मा, तब हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में समझाया है कि मुझे लगता नहीं है कि दिक्कत हो। तो एक बार प्लीज उन लेक्चर्स को जरूर देखना, अगर तब भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आरोही सैड होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, घबराओ मत। तुम्हारा नाम याद कर लिया तो मैं अलग से कर दूंगा मैं, और बताओ, ठीक है। चलो सर, अगेन रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड? सर ये समझ नहीं आया, विक्की शर्मा, कहा समझ नहीं आया मेरे लाल, लास्ट में जो कराया था? अरे तुम ये लिख दिया करो कि समझ में क्या नहीं आया है, अब मैं यहाँ क्या समझू, क्या समझ नहीं आया है? ये समझ नहीं आया, छठी स्लाइड देख लेते हैं, इन्होंने छठी स्लाइड पे बोला ये समझ नहीं आया, क्या है भाई दिखाओ। अच्छा ये समझ नहीं आया तुम्हें, भाई देखो, ये है कि नॉर्मली आपको ये कहा जाता है कि जब आप दो संख्याएं लेते हो, धनात्मक नंबर लेते हो ना, जब दो प्लस वाले नंबर लेते हो, उनके जब तुम आपस में गुणा करते हो, ठीक है, उसे अलग रखो और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालो, ठीक है, उन दोनों की गुणा कर दो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से वो दोनों जो है, वो दोनों नंबर की गुणा और उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा बराबर होती है, वही किया है यहाँ पे, दोनों नंबर की गुणा उनके एचसीएफ एलसीएम की गुणा बराबर हो गई, हो गया काम। दोनों नंबर, एक नंबर है ए, दूसरा है 18, उनका एचसीएफ है 36, एलसीएम है 18, ठीक है, सॉरी उनका एलसीएम है 36 और एचसीएफ है 2, मान रखा, हल करा, ए का मान निकाल लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहां घबरा रहे हो भाई इतना, है कहां घबरा रहे हो विक्की भाई, कहां घबरा रहे हो इतना? सर चैप्टर 8, बेटा रुक जा, पहला चैप्टर तो खत्म होने दे, चैप्टर 8 समृद्धि चौरसिया भाई, नेक्स्ट क्लास में कॉल के बारे में बात करेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे?
हाँ, एलसीएम क्यों निकालेंगे? क्योंकि मेरे लाल पहली चीज तो वहां पर न्यूनतम दिया गया है, दूसरी चीज उस क्वेश्चन में अगर तुम आंसर प्रेडिक्ट करने जाओगे तो तुम्हारा आंसर दी गई तीनों संख्याओं से ज्यादा आ रहा है, जिसका मतलब वहां पर एलसीएम निकाला जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी नेक्स्ट क्लास में आया करो, पिछले क्लास का जो है वो बैकलॉग कवर करके आया करो। रोने लगूंगा मैं कुछ टाइम में, समझा समझा के थक गया हूं भाई। बैकलॉग कवर कर लिया करो, सुनना ही नहीं होता है। हाँ नहीं तो सर हमें कैसे मालूम होगा कि कब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है? तनवीर मेरे भाई अभी यही समझा रहा था कि पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, इस क्लास में भी बता रहा हूं कि आंसर को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर लो। अगर तुम्हें यह पता चल गया कि आंसर जो है वो तुम्हारे दिए हुए नंबर से छोटा आ रहा है, तो नंबर से छोटा क्या होता है? एचसीएफ। और अगर आंसर दिए हुए नंबर से बड़ा आ रहा है तो नंबर से बड़ा क्या होता है? एलसीएम, है ना? कल की क्लास आज की क्लास दोनों को एक साथ बैठ के देखो, तब समझ में आएगा और अच्छे से। सर समझ में आया, अच्छे से बताए, क्लियर नहीं है कि एलसीएम ले कि एचसीएफ ले? अरविंद मौर्य, अरविंद मौर्य मेरे भाई एक बार प्लीज कल का लेक्चर देख ले, ठीक है? उसके बाद भी नहीं आता है तो फिर दोबारा से बात करेंगे, ठीक है? सर बिना अभाज्य गुणनखंड विधि के एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल सकते क्या? बेटा माही, एचसीएफ निकालने का तरीका तो है बिना अभाज्य गुणनखंड विधि के, लेकिन एलसीएम निकालने की जो टेबल वाली फॉर्म है वो भी इनडायरेक्टली आपका अभाज्य गुणनखंड विधि ही है। और एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? चलो अब आज की क्लास के डाउट्स, ठीक है? हाँ बेटा, हेमंत न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी संख्या होती है, और आर्यन 1/√2, क्योंकि √2 अपरिमेय है, एक परिमेय है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में विभाजित करते हैं तो 0 को छोड़ के बाकी हर एक केस में क्या आता है? अपरिमेय। तो यानी कि 1/√2 भी अपरिमेय है। बेटा साक्षी आशुतोष, हम क्षमा चाहेंगे अगर हमने आपके लिए कुछ बुरा कहा हो या कुछ बुरा किया हो, पर आप कह रहे हैं हम गंदे हैं। हम रोज सुबह नहा के आते हैं भाई, गंदे कैसे हैं हम? हैं बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं, फेस वॉश लगा के, उसके बाद तुम्हारा क्या बॉडी वॉश लगा के, बिल्कुल एकदम बढ़िया, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा के आ रहे हैं। आजकल गर्मी इतनी हो रही है, बाहर धूप पड़ रही है, तुम कह रहे हो गंदे हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो आज की क्लास जो है उसे यहीं पर एंड करते हैं, बहुत मजाक मस्ती हो गई है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक? आई होप तुम लोगों को मजा आया हो, और जिन लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो पाए, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है? क्लास में मैं बात कर लूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कशन कर लेंगे, पोल वगैरह की मैं बात करके आता हूं, तुम लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है? तुम लोग प्रॉब्लम्स है ना कमेंट में डाल दिया करो, तुम लोगों की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम के बराबर है, तुम लोगों की जो प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉर्ट करके रहूंगा, टेंशन ना लो। और आरसीबी जीतेगी या नहीं जीतेगी वो फाइनल में देखेंगे, ठीक है? चलो बाय बाय, मिलते हैं सीधे नेक्स्ट क्लास में।